कल हम राज्य का सिद्धांत पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि आदर्शवादियों के विपरीत मार्क्स इस बात को नहीं मानते कि राज्य कोई स्वाभाविक या नैतिक संस्था है जिसमें रहकर व्यक्ति अपना सर्वोत्तम कल्याण कर सकता है, और ना ही उदारवादियों की तरह राज्य को किसी समझौते की या सामाजिक समझौते की उत्पत्ति नहीं मानते जिसका उद्देश्य प्राकृतिक अवस्था में रहने वाली असुविधाओं को दूर करना था। मार्क्स ये मानते हैं कि राज्य का जो स्वरूप है वह वर्गीय है और राज्य वह यंत्र है जिसके माध्यम से एक वर्ग दूसरे वर्ग पर नियंत्रण करता है। कार्ल मार्क्स ने, कल मैं आपको इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या समझा रहा था कि कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जितने भी इतिहास में परिवर्तन हुए हैं वे आर्थिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन के ही प्रतिबिंब हैं। इस रूप में उन्होंने मानव समाज के इतिहास को कई चरणों में बांटा है और ये बात कही है कि आदिम साम्यवादी युग में पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण समानता की स्थिति थी, क्योंकि तब वर्ग नहीं थे। मनुष्य शिकार या कंदमूल खाकर अपना जीवन जीता था, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। और जैसे ही मनुष्य शिकार की अवस्था से बाहर निकला, जिसे आदिम साम्यवादी युग कहा जाता है, उससे बाहर निकला और खेती को अपनाया, धीरे धीरे समाज में निजी संपत्ति का उदय हुआ और साथ ही साथ श्रम विभाजन भी हुआ और राज्य की उत्पत्ति हुई। क्योंकि जब समाज में निजी संपत्ति का उदय हुआ तो एक वर्ग के पास अधिक संपत्तिशाली बन गया और दूसरा वर्ग जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में संपत्तिशाली वर्ग को संपत्तिहीन वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ी, जिसे मार्क्स राज्य की संज्ञा देते हैं। तो राज्य मानव इतिहास की कोई शुरुआती या नैतिक अवस्था या स्वाभाविक संस्था नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के एक विशेष चरण में राज्य का जन्म हुआ और राज्य का उद्देश्य कभी भी सर्व कल्याण या कल्याणकारी नहीं था, बल्कि राज्य हमेशा से संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करता है। मार्क्स ये मानता है कि आदिम साम्यवादी युग को छोड़ दिया जाए तो हमेशा से मानव समाज दो वर्गों में बटा रहा है और दोनों वर्ग, एक वर्ग जो संपत्तिशाली है और दूसरा है जो संपत्ति विहीन है, और इन वर्गों के मध्य निरंतर संघर्ष रहा है। संघर्ष का अर्थ ये नहीं है कि निरंतर लड़ाई रही हो या युद्ध रहा हो, बल्कि असंतोष, रोष, आंशिक असहयोग भी संघर्ष का ही एक रूप है। चोरी छुपे या खुलकर दोनों वर्ग, संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग, आपस में एक दूसरे से संघर्षरत रहे और मानव इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो वर्ग संघर्षों के परिणाम स्वरूप हुए हैं। तो आधुनिक युग जो चल रहा है, कार्ल मार्क्स उसे पूंजीवादी युग के नाम से जानते हैं, जहां उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है और कारखाने में मजदूर वर्ग बड़ी दुर्दशा और बड़ी बुरी स्थिति में जीवन जी रहा है। तो समाज में दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग, या इसको दूसरे शब्दों में कि पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा है मार्क्स ने और मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग के नाम संज्ञा दी है। तो समाज में जो आधुनिक युग में जो युग चल रहा है, मार्क्स उसे पूंजीवादी युग कहते हैं और यहाँ पर समाज दो वर्गों में बटा है। एक पूंजीपति युग है जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, और दूसरा मजदूर वर्ग है जो उन उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और अतिरिक्त मूल्य पैदा करते हैं। अब कार्ल मार्क्स ये बात कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था एक न्यायसंगत व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें मजदूरों का निरंतर शोषण होता है। मजदूरों के शोषण का जो एक सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है उसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अर्थ ये है कि मजदूर कारखाने में जो भी उपजाते हैं उसका वास्तविक प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती, और इस वजह से जो अतिरिक्त मूल्य है, जो अतिरिक्त लाभ है, वह पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। क्योंकि मजदूरों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, पूंजीपति की कम होती है, तो मजदूर अमानवीय शर्तों पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में मजदूरों की दर पूंजीपति घटाता रहता है, जिसकी वजह से मजदूर और निम्न मजदूरी की दरों पर काम करते हैं। इस तरह से उनका शोषण लगातार बढ़ता रहता है और पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे और अमीर होता चला जाता है।
कार्ल मार्क्स ये बात कहते हैं कि परंतु ये चीज़ अनंत काल तक नहीं चलेगी। मजदूर अंत में अपनी दुर्दशा से इतने परेशान हो जाएंगे, इतने विवश हो जाएंगे कि वो मिलकर एक क्रांति करेंगे और क्रांति के जो पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति होगी और ये क्रांति के बाद एक सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करेंगे, यानी एक ऐसी सरकार अस्तित्व में आएगी जो मजदूरों के हितों की रक्षा करेगी। यानी पूंजीवादी प्रणाली को मार्क्स ने अस्थायी माना है और ये माना है कि मजदूरों का शोषण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंत में मजदूर विवश होकर एक साम्यवादी क्रांति करेंगे और एक सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करेंगे। एक ऐसी सरकार इतिहास में बनेगी जिसमें मजदूरों की सरकार कही जाएगी, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा का अधिनायकवाद कहा है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण अधिनायकवादी है, यानी वह सरकार निरंकुश होगी और उसका उद्देश्य पूंजीवाद को बचे खुचे पूंजीपति वर्ग को समाप्त करना और पूंजीपति वर्ग को नष्ट करना और बचे खुचे पूंजीवादी वर्ग के प्रतिरोध को भी समाप्त कर देना है। अब जब मजदूरों की सरकार अस्तित्व में आएगी तब वह क्या काम करेगी, तो कार्ल मार्क्स एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं कि जब सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा तब मजदूर जो कार्यक्रम लागू करेंगे सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा वह ये है कि जमींदारी का वो उन्मूलन करेंगे, आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला आयकर लगाएंगे, सभी प्रकार के उत्तराधिकार की समाप्ति करेंगे, संचार और परिवहन और जितने भी उत्पादन के प्रमुख साधन हैं उनका केंद्रीकरण और राज्य के हाथों उनका केंद्रीकरण होगा, खेती और उद्योग का उचित समायोजन होगा और निःशुल्क और सार्वजनिक स्कूली शिक्षा होगी। तो मजदूर ये काम करेंगे कि सर्वहारा का जब अधिनायकवाद स्थापित होगा, जब मजदूरों की सरकार बनेगी, तब वे इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से लागू करेंगे और पूंजीवाद के रहे सहे जो अवशेष हैं उनको भी समाप्त कर देंगे। तो मार्क्स ये बात कहते हैं कि पूंजीवाद के बाद जो वर्तमान पूंजीवादी युग चल रहा है, आदिम साम्यवादी युग से पहले दास युग आया, फिर सामंती युग आया, फिर पूंजीवादी युग आया, तो ये 4 युग तो आ चुके हैं, सर्वहारा का अधिनायकवाद और अंतिम रूप से साम्यवादी युग अभी आना बाकी, यानी 2 युग अभी आने बाकी हैं और 4 युग आ चुके हैं। और जिस युग में हम जी रहे हैं उसे पूंजीवादी युग कहा जाता है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है। और मार्क्स ये कहता है पूंजीवादी व्यवस्था न्याय प्रिय और मानवीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें मजदूरों का निरंतर शोषण होता है। वे कम मजदूरी की दरों पर ज़्यादा देर तक अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश होते हैं, परंतु ये व्यवस्था ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। अंततोगत्वा मजदूरों में एक वर्ग चेतना का उदय होता है और सब मिलकर एक क्रांति करते हैं जिसे साम्यवादी क्रांति कहते हैं और सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करते हैं। मार्क्स ने अपने गोथा कार्यक्रम की जो आलोचना, अपनी पुस्तक लिखी गोथा कार्यक्रम की आलोचना, उसमें ये बात लिखी है कि पूंजीवादी और कम्युनिस्ट समाज के बीच में एक दूसरे के बीच में क्रांतिकारी रूपांतरण होता है। इसके संवर्ती एक राजनीतिक संक्रमण काल भी है जो सर्वहारा के अधिनायकवाद का के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यानी जो युग आने वाला है जिसे हम कहते हैं साम्यवादी युग और पूंजीवादी युग जो चल रहा है, उसके बीच में एक सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा जिसमें मजदूरों की अपनी सरकार होगी, मजदूर अपने कार्यक्रम को कठोरतापूर्वक लागू करेंगे और पूंजीवाद के रहे सहे प्रतिरोध को समाप्त करके ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे साम्यवादी युग वापस आएगा। इस साम्यवादी युग की 2 विशेषता होंगी। एक, इसमें कोई वर्ग नहीं होगा, और क्योंकि कोई वर्ग नहीं होगा तो राज्य की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वर्ग नहीं होने के कारण हमें किसी की ऐसे यंत्र की ज़रूरत नहीं है जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करे। तो ऐसी स्थिति में जब आगामी साम्यवादी युग ऐसा आएगा जब समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, सभी को समानता और समृद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में समाज में जब वर्ग होगा नहीं तब राज्य की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो मार्क्स ये बात कहते हैं कि राज्य खत्म नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे विलोपित हो जाएगा, यानी राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी को, क्योंकि ना तो समाज में वर्ग होंगे, ना एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने की कोई प्रभुत्व जमाने की या शोषण करने की कोई ज़रूरत महसूस होगी। तो ऐसी स्थिति में मार्क्स ये मानते हैं
कि यद्यपि आदिम साम्यवादी युग में राज्य नहीं था, उसी तरह अंतिम जो अवस्था मानव इतिहास की आने वाली है साम्यवादी युग, उसमें भी राज्य नहीं होगा। और वर्ग आदिम साम्यवादी युग और साम्यवादी युग में दोनों में एक ही जो समानता है वो ये, दोनों में वर्ग नहीं थे और दोनों में ही राज्य नहीं है थे। तो इस तरह ये सर्किल मानव इतिहास का पूरा होगा कि मनुष्य को राज्य जैसे संस्थान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इस तरह राज्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ग से दूसरे वर्ग को नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में राज्य विलोपित होता चला जाएगा, यानी विलुप्त हो जाएगा। और ऐसे एंगल्स तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य संग्रहालय में पड़ी हुई किसी ऐसी चीज़ की तरह हो जाएगा जो अब काम में नहीं आती, किसी पुरानी चीज़ की तरह। तो ये बात समझने की बात है कि मार्क्स राज्य के विलोपित होने की संभावना जता रहे हैं, जबकि पूंजीवादी युग में राज्य एक वर्ग से दूसरे वर्ग, और जितने भी आदिम साम्यवादी युग को छोड़ दिया जाए तो दूसरे राज्य हमेशा प्रभुत्वशाली वर्ग का हित रक्षण करता है, वे कमज़ोर लोगों को दबाता है और एक वर्ग से दूसरे वर्ग को दबाने का एक यंत्र है। और पूंजीवादी युग में तो कार्ल मार्क्स ये बात कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र में कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है, यानी राज्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो असल में पूंजीवाद का ही एक उप उत्पाद के रूप में हम मान सकते हैं। तो इस रूप में कार्ल मार्क्स ये बात मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य की हमें आवश्यकता नहीं होगी, राज्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जनता का हित नहीं करता, जनता के हितों या सर्व कल्याण या जन कल्याण की भावना इसमें निहित नहीं होती।